तो मैं स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा आज एग्ज़ाम था IBPS PO प्री का 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरा कैसा रहा, और आपको यही बताऊंगा उस हर सेक्शन का एनालिसिस देने के बाद कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे हर सेक्शन में, जो और कितना स्कोर एक अच्छे स्टूडेंट का आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा मैंने लिख लिया है जो मुझे याद है, और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितना स्कोर आना चाहिए हर सेक्शन में एक अच्छे स्टूडेंट का। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। तो सबसे पहले इंग्लिश खुला, जब ओपन किया हमने तो इंग्लिश में इस बार काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस थे। एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सारे डुएबल थे। दो तीन ऐसे क्वेश्चन ज़रूर लगे मुझे, खासतौर से फिलअप वाले। जैसे कि मुझे याद है कि आज जो 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि जो एक फिलअप का क्वेश्चन था, उसमें दो ऑप्शन के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़ था। वो जो डोपामाइन वाला जो पैसेज आया था फिलअप वाला, कि हैप्पीनेस और प्लेजरेबल के बीच में एक कोड था, तो वो एक मुझे कन्फ्यूजन है। मैंने वहाँ पे प्लेजरेबल में मार्क करके आया हूँ। तो ऐसे एक दो फिलअप्स थे ऐसे जो थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिलअप्स वो डुएबल थे। और उनको अगर आप रेगुलर रीडर हो तो आप समझ सकते थे। वहाँ पे एक इंट्यूशन आ जाता है कि यहाँ पे क्या आंसर मार्क करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर ईजी, और एक दो क्वेश्चंस थे जो थोड़े कन्फ्यूजिंग थे फिलअप्स की, जहाँ तक बात है इंग्लिश में। और उसके बाद ये जो पैसेज आया हुआ था वो आया हुआ था कि नेचुरल गैस जो है वो उतना एक अच्छा एक फॉसिल फ्यूल मतलब नहीं है उस तरह से कंपेयर किया जाए फॉसिल फ्यूल से, क्योंकि नेचुरल गैस भी जो है वो मीथेन रिलीज़ करता है, जो कि काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है। तो उस टॉपिक पे क्वेश्चन एक पैसेज था, काफ़ी ईजी पैसेज था, मतलब ईजी रीड था। जब मैंने वो पैसेज पिक किया तो 5 मिनट में मतलब आप आराम से समझ सकते थे पूरा, और उसके बाद से वो ऑप्शन मार्क करने थे। तो ये पैसेज भी जो था वो काफ़ी इजी था। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो इंग्लिश में जो रिप्लेस करते हो आप फ्रेज़ को, मतलब कुछ आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था और उसमें बोल्ड थे कुछ वर्ड्स। उन बोल्ड वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना था, और उसकी जगह सही फ्रेज़ आपको फिल करना था, सही फ्रेज़ फिल करना था। तो वो भी काफ़ी ईजी था। और इस बार जो है, जैसे मॉक्स में आपको 6 सेट का पैरा जंबल मिलता है ना, वो नहीं आया था इस बार एग्जाम में। 2 या 3 क्वेश्चन आए थे 1 सेट के पैरा जंबल वाले, यानी कि एक ही पैरा जंबल आया हुआ था, और दो या 3 क्वेश्चन थे, और काफ़ी इजी, मतलब 20 सेकंड में आप पढ़ के समझ सकते थे कि क्या ऑर्डर होगा। तो वो आया हुआ था इंग्लिश में। इसके अलावा इंग्लिश में इंटरचेंज वर्ड्स वाले जो होते हैं ना, वो भी काफ़ी ईजी थे। जब आपको दो वर्ड्स को इंटरचेंज करना होता है ताकि सेंटेंस आपका सही बन जाए ग्रामेटिकली, वो वाले थे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में एक अच्छे स्टूडेंट को मतलब एक अच्छा स्कोर क्या होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन इजी थे, कुछ मतलब कंफ्यूजिंग थे। एक मतलब अच्छे स्टूडेंट को 18-20 प्लस स्कोर करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब मिनिमम 18 स्कोर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हो तो काफ़ी सारा मतलब इजी क्वेश्चंस थे जो आपको पढ़ के समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा फ्रेज कौन से वर्ड्स को इंटरचेंज करके सही सेंटेंस बन जाएगा। RC काफ़ी ईजी रीड था। तो 18 to 20 एक अच्छे स्टूडेंट का स्कोर होना चाहिए मेरे हिसाब से इंग्लिश के सेक्शन की, जहाँ तक बात है। इसके बाद आप बढ़ते हैं, और इंग्लिश के बाद आपका खुला न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट्स। तो क्वांट्स पे आते हैं। क्वांट्स में क्या है कि क्वांट में भी काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस थे, बच्चों को जनरली डर लगता है, लेकिन बता दूं वहाँ पे भी काफ़ी सारे डुएबल क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज़ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और नंबर सीरीज़ के बता दूं ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन दो तीन जो 2 नंबर सीरीज़ ऐसी थी जो मैं क्रैक नहीं कर पाया खुद अपनी बताऊं तो। 30 सेकंड के अंदर मैं, क्योंकि मैं नंबर सीरीज़ के बारे में सोच के गया था कि अगर 30 सेकंड में मैंने अगर लॉजिक कैच कर लिया तो मैं कर लूँगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। तो 1 या 2 नंबर सीरीज़ में लॉजिक नहीं समझ पाया, तो मैंने वो 30 सेकंड के अंदर छोड़ दिया था। इसके अलावा क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। अप्रॉक्सीमेशन ये हर कोई कर लेते थे, ये ऐसे टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, ये हर कोई अच्छी तरह करता है। तो ये आए हुए थे। एक DI बड़ा इजी आया हुआ था, मतलब ये वाला DI अगर आप छोड़ के आए हो तो आप काफ़ी बड़ी गलती है ये। क्यों? क्योंकि ये वाला जो DI था फर्नीचर वाला, यहाँ पे फर्नीचर जो थे टोटल वो थे इक्विवेलेंट टू टेबल्स प्लस चेयर्स। तो टेबल्स का डेटा दे रखा था, कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे चेयर्स के बारे में फिर पूछ रखा था। ये काफ़ी ईजी DI था यार मतलब PO में इस लेवल का DI तो आएगा ही। थोड़े क्वेश्चंस थोड़े टाइम टेकिंग थे, लेकिन PO में वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा क्वेश्चंस टाइम टेकिंग आएंगे, क्योंकि आप PO के लेवल का प्री दे रहे हो। तो वो वाला ऐसा DI जो कि आपको करना चाहिए था। उसके अलावा एक और DI मुझे याद है, ये DI का सेट ये था कि AS और कुछ एम्प्लॉयज़ AS क्या था मैं भूल गया हूँ। कुछ एम्प्लॉय ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, उसमें से फिर कुछ एम्प्लॉयज़ फिर उसमें ये भी था कि कुछ एम्प्लॉयज़ परसेंटेज दे रखा था कि इतने एम्प्लॉयज़ फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। फिर वहाँ से मेल एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसके भी क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि PO में आप टाइम टेकिंग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो आपकी होंगे। तो वो वाला इस DI के मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे अपना बताऊं तो। और
इसके बाद सम कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि काफ़ी इजी थे, जैसे कि एज वाला क्वेश्चन था। उसमें मैनुअली आप बिना आप पेन उठाए आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे उसे। वो मेरे जब खुला जो पहला ही क्वेश्चन वो आया था, तो उसमें आई थिंक रैम की एज दे रखी थी और किसी और की एज ढूंढनी थी, रेशियो की तरफ से करना था तो वो माइंड में ही हो गया था। उसका आंसर अगर मुझे याद है सही तो 48 आया था उसका आंसर। और इसके अलावा वाटर एंड मिल्क मिक्सचर का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मतलब विद इन 40 सेकंड्स हो गया था। ट्रेन वाला क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ दी थी, वहाँ पे स्पीड ऑफ 8 ढूंढनी थी और वहाँ पे मेरा आंसर आया था 10 मीटर पर सेकंड, पर वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा था, तो उसे कन्वर्ट करने पे 36 आंसर आया मेरा उस वाले ट्रेन वाले क्वेश्चन में। और कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं था, तो अगर आप में से किसी को प्रोबेबिलिटी में डर लगता है तो आपके लिए मतलब अच्छी खबर थी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं था। कुछ कैसे क्वांटिटी क्वेश्चन थे जो आपको छोड़ने भी चाहिए थे, जैसे कि पार्टनरशिप वाला, वो आई थिंक मोर देन 1 मिनट ले सकते थे उस तरह क्वेश्चन। तो क्योंकि एक टाइम वाला गेम भी है पीओ के प्री में, तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कौन से करने हैं, ये भी कौन छोड़ने हैं। तो जो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन थे वो मुझे पार्टनरशिप वाला लगा, क्योंकि मुझे लगा इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था जहाँ एक इंसान का कंपाउंड इंटरेस्ट जो अर्न किया उसने, वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट को किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया। फिर वहाँ से हमें कुछ पूछ रखा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं उसमें क्या पूछ रखा था। और इसके अलावा क्वांट्स में आया था कि क्वांट्स में कोई फाइंड द रॉन्ग टर्म वाला नहीं था। नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन थे, लेकिन फाइंड द रॉन्ग टर्म वाला कोई क्वेश्चन नहीं था मेरी वाली शिफ्ट में। और एक क्वेश्चन था कि 2 डिजिट का नंबर था, उसका रेशियो सा दे रखा था और आखिर में प्रोडक्ट पूछ रखा था उन 2 डिजिट्स का। तो या और आई थिंक रेशियो उनका 2 डिजिट का जो नंबर था और उसको जो इंटरचेंज करके जो नंबर बनता है उसका रेशियो दे रखा था, और आखिर में उन 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट पूछ रखा था। तो वो वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मेरा आया था 8। आप बताइए कि आपका क्या आया था। उसके अलावा इसके अलावा एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन था जिसमें फिर रेक्टेंगल की साइड्स भी दे रखी थी, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वांट में 1-2 ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थे जितना मुझे याद है। मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जनरली क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, पर इस बार अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे मेरी वाली शिफ्ट में। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जितना मुझे याद है 1 से 2 ही क्वेश्चन आए थे सिर्फ, जिसमें से जो एक क्वेश्चन था वो काफ़ी लेंथी लग रहा था ढूंढने में, मतलब उसके फैक्टर्स निकालने में टाइम लगता। तो ये सोच के मैंने वो छोड़ दिया था, मैंने उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो देख के लग रहा था कि इसमें टाइम लगेगा। हालांकि आपने किया हो तो आप बताएं कि आपका उसमें आंसर क्या आया। उसके बाद एक अर्थमेटिक में एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन होता है, जो नदी में कुछ विद द रिवर जा रहे हैं, कुछ अगेंस्ट द रिवर फ्लो जा रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वही मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा उसमें टाइम लगेगा। और इसके अलावा आपको अगर क्वांट के बाकी क्वेश्चन जानने हैं क्या थे, तो आप हर्षद सर जो कि लर्निंग कैप्सूल चैनल पे पढ़ाते हैं, हर्षद सर वो काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते हैं। वो आपको कुछ घंटे का वेट कर लीजिए, वो उस आज की शिफ्ट के जो क्वांट के क्वेश्चन थे वो लर्निंग कैप्सूल नाम से उनका चैनल है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो क्या आए थे। वीडियो में अभी आगे बढ़ूँ तो रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश और गुड अटेम्प्ट किया होगा क्वांट में। तो क्वांट में आप देखो काफ़ी सारे अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे, और वो फर्नीचर टेबल वाला डीआई इजी था। तो और अर्थमेटिक की भी ऐसा नहीं था, सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। तो एक अच्छे स्टूडेंट को मोर देन 17-18 करके इसका स्कोर करना चाहिए इसमें। मतलब अगर आपने मैथ में ज़्यादातर टॉपिक छोड़े हैं, कुछ टॉपिक आप स्ट्रॉन्ग करे गए हो, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई सब अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आ गए हो, तो मोर देन 15 प्लस तो आपका आना ही चाहिए। तो मैंने इंग्लिश के लिए बताया अराउंड 18-20, और मैथ के लिए मैं कहूँगा अराउंड 17-18 आपके अच्छे स्टूडेंट का स्कोर आना चाहिए। और ये मतलब आना चाहिए, इससे मतलब जितना ऊपर लिया उतना अच्छा है। अभी और कट ऑफ पे भी मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी पहले मैं सारे सेक्शंस का एनालिसिस ख़त्म कर लूँ। इसके बाद अगर मैं आऊँ रीजनिंग पे, तो रीजनिंग मुझे आज की जो रीजनिंग आई हुई थी मुझे वो मॉडरेट लगी। और मुझे क्योंकि कई सारे पजल्स बहुत थे, आज पजल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी जो मेरे वाली शिफ्ट में, और मेरे ख्याल से ऐसा कल भी देखने को मिला था 15 अक्टूबर को। तो मुझे याद है एक 3 सेट का पजल था, 3 क्वेश्चन सेट का, जिसमें क्या था कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट वो मिला ही नहीं। मैं करना चाह रहा था वो, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिला ही नहीं, तो मैंने वो अटैम्प्ट भी नहीं किया। मैंने फिर उसमें हाथ डालने की कोशिश भी नहीं करी। और मैंने कौन सा किया, मैंने एक नॉर्थ, कुछ लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में थे, 7 लोग थे वहाँ पे, कुछ नॉर्थ देख रहे थे, कुछ साउथ देख रहे थे, तो वो वाला मैंने अटैम्प्ट किया और वो मेरा पूरा हो गया था सॉल्व। इसके अलावा ये सर्कुलर अरेंजमेंट का था ये वाला, नॉर्थ, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ, ही वाला।
उसके अलावा तीन क्वेश्चन का सेट था डायरेक्शन वाला, वो भी काफ़ी इजी था, जो आप सबने किया होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी जनरली जैसे अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन होता है, डायरेक्शन भी सबका अच्छा होता है, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का। उसके अलावा रीजनिंग में ये बता दूं कि मैंने रीजनिंग में बाकी सेक्शन से कंपैरिजन में जो मेरे अटेम्प्ट रहे वो रीजनिंग में कम रहे। रीजनिंग मेरा फोर्टे भी नहीं है। मेरे अटेम्प्ट कितने रहे हर सेक्शन में, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं एनालिसिस कर दूँ पहले पूरा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको सब बताऊँगा, और इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना अराउंड स्कोर करोगे हर सेक्शन में। तो इसके अलावा बताऊँ तो रीजनिंग में उसके अलावा मैंने सारे, उसके अलावा पजल्स मैंने कम किए क्वांटिटी में, लेकिन मैंने मिसलेनियस रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो सारे किए थे। स्लॉग से क्वेश्चन आए हुए थे, स्लॉग से क्वेश्चन मतलब एक दो अच्छे लेवल पे आए हुए थे स्लॉग से क्वेश्चन, लेकिन हाँ डूएबल थे सारे। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है कि जो नंबर दिया होता 3 4 5 7 ऐसा कुछ दिया हुआ था, तो उसमें आगे से और पीछे से वो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम नंबर पे हो, जो वो वाला होता है उसका, तो उसमें एक 7 9 बन रहा था। तो उसका जो मेरा आंसर आया था वहाँ पे 2 पेयर मुझे मिले थे, तो उसका आंसर मेरा 2 आया था। आप बताइएगा कि ये आंसर सही है कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है इस पे, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और एक वो वाला क्वेश्चन मैंने किया था, वो जो मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है ना, कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सब मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, तो उसमें जो वो लेटर्स थे वो मिले थे मुझे PUMN, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई वर्ड मिल सकता, तो मैंने कोई वर्ड नहीं मिल सकता वाला जो ऑप्शन था वाई, तो मैंने वाई में ऑप्शन में मार्क करके आया था, क्योंकि PUMN से कोई वर्ड मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश में बन सकता है। अगर कोई बन सकता है अभी मुझे नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं वो। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था मिसलेनियस रीजनिंग में कि मतलब वहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ उसमें लेटर्स अगले अल्फ़ाबेट पे शिफ्ट हो रहे थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो अगला अल्फ़ाबेट आता है, और कुछ जो है उसमें कुछ जो है वो प्रीवियस अल्फ़ाबेट पे शिफ्ट हो रहे थे, और फिर पूछ रखा था कि उसमें कि कितने लेटर्स मोर देन वंस रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें सिर्फ बी रिपीट हो रहा था और कोई भी एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसका आंसर था ओनली बी। उसके बाद कोई ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नहीं आया होता आज इंग्लिश में, आज रीजनिंग में। और रीजनिंग में मैं बता दूं कि इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा शेयर आया हुआ था, बहुत सारे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन थे, और जो वो होता है ना ई इज़ ग्रेटर देन एच, बताओ ट्रू है कि नहीं, ये सब वाले क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन, मुझे मिनिमम 3 तो याद है और मैक्सिमम 5 थे उसमें, तो 3 से 5 क्वेश्चन जितना मुझे याद है 4 या 5 आए हुए थे। तो इनइक्वालिटी का काफ़ी मतलब ज़्यादा शेयर आया है आज रीजनिंग में, काफ़ी बड़ा हिस्से में आई है आज इनइक्वालिटी। उसके अलावा कोई डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं था। और वहाँ पे एक ऐसा भी पजल था जहाँ पे आपको मतलब एज मतलब पता करनी थी वहाँ के लोगों की, कौन, मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा कि आपका ही सही हुआ है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या था कि 2022 करंट ईयर था, वहाँ पे लोगों की एज पूछ रखी थी और बताना था किसकी एज बड़ी है कौन छोटा है, और कुछ और वेरिएबल भी दे रखा था, तो ये वाला था। और रीजनिंग में बता दूं कि एक सेट भी था जहाँ पे आपको मतलब कुछ इस पर्सन या थिंग्स को अरेंज करना था 1 से लेकर 9वीं रो तक, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसे 9 स्टेक्स थे, तो उन्हें फर्स्ट से लेके ऊपर 9th तक अरेंज करना था, तो वो मैंने नहीं किया। तो इसके अलावा वो जो होता है ना, एक वो वाला पजल होता है कि कंपेयर करो, जहाँ पे कॉमन वर्ड्स दे रखे होते हैं उनमें से कॉमन ढूंढना पड़ता है कि ये वाले दो सेंटेंस में ये चीज़ कॉमन है, तो इसको हम इस तरह से कोड करेंगे। तो वो वाला जो टाइप का पजल होता है वो वाला नहीं आया हुआ था हमारी शिफ्ट में, तो वो काफ़ी इजी डूएबल होता है, लेकिन वो वाला मेरी वाली शिफ्ट से एब्सेंट था, वो नहीं था। और एक वो वाला पजल भी था जहाँ पे मैंने सॉल्व किया, जहाँ पे सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं और उनके कुछ ना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, कुछ का केमिस्ट्री फिजिक्स, तो इसमें 2 केस लेके मैंने किया था और आखिर में एक केस एलिमिनेट हो गया था, तो ये भी ईजी एक पजल था। और इसके अलावा आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एक टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मैंने बस इसलिए क्रिएट किया ताकि आपको और मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके, तो वो से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अब मैं वीडियो में आकर आगे बढ़ूँ तो क्वांट मैंने आपको बताया था कि अराउंड 17-18 एक अच्छा अटैम्प्ट है, और रीजनिंग में मैं कहूँगा अच्छा स्कोर है, मैं सारे स्कोर बता रहा हूँ। इंग्लिश में अराउंड 18-20 अच्छा स्कोर आना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट का, मैथ में मोर देन 16-17 आना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट का, और रीजनिंग में कहूँगा कि मॉडरेट लेवल पे थी, क्योंकि पजल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कहूँगा रीजनिंग में फिर भी आपका 16-17 का अच्छा स्कोर आना चाहिए, क्योंकि सिलॉक्स से थे जो कि सबके अच्छे होते हैं, डायरेक्शन वाला आया हुआ था, और इनइक्वालिटी आई हुई थी जो कि ज़्यादातर बच्चों की अच्छी होती हैं। तो अगर सबको मैं मिला दूँ, इंग्लिश के 18 से 20, मैथ के अगर हम 15-17 ले लें,
तो अगर ओवरऑल देखें हम तो अगर आप मैथ के मोटा मोटा मान लो 18, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश अगर आप मोटा मोटा मान लो एक अच्छे स्टूडेंट को स्कोर करना चाहिए था 18, मतलब मिनिमम 17-18 प्लस करना चाहिए, तो 18 ले लो। एक मैथ में आपको एक अच्छे स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी सारे इजी टॉपिक से क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, एक इजी DI वो फर्नीचर वाला, तो हम वहाँ पे भी एक अच्छे स्टूडेंट को 15 प्लस करना चाहिए। अगर वहाँ पे हम 17-18 ले लें। और फिर अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग मानता हूँ मॉडरेट थी, काफ़ी सारे पजल्स आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे जो आपको करने चाहिए थे। जैसे लॉग सबका स्ट्रांग होता है, वो आपको करना चाहिए था। एक दो पजल्स ईजी भी थे जो कि हर चीज़ से क्रैक होने चाहिए, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है तो वो भी होने चाहिए। तो अगर हम रीजनिंग का भी लें तो वहाँ पे भी एक अच्छे स्टूडेंट को 15 प्लस तो करने चाहिए। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ 18+18+15, तो फिर ये 50 प्लस तो बनेगा। तो एक अच्छे स्टूडेंट को 50 प्लस करना चाहिए। और इसकी अगर आपको कट ऑफ की प्रेडिक्शन भी दे दूँ, तो इसकी जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन होगी वो मेरी ये रहेगी कि मोर देन 50 नहीं, मोर देन 50 बिल्कुल नहीं जाएगी इसकी कट ऑफ, यानी कि एक मैक्स टू मैक्स जाएगी इसकी। 50 से ऊपर जाना इसका बहुत मुश्किल है। मतलब क्योंकि आपको अगर लास्ट ईयर याद होगा, लास्ट ईयर सब ने एक्सपेक्ट किया था, लास्ट ईयर मैंने अटैम्प्ट किया था एग्जाम, लास्ट ईयर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 55 to 60 जाएगी कट ऑफ, लेकिन जब रिजल्ट आया सब हैरान थे कि कट ऑफ गई थी केवल 50। तो और कि इस बार तो है ना वैकेंसी भी ज़्यादा, आपको पता होगा IPS PO की इस बार वैकेंसी, मैं डेटा देख रहा था, पिछले साल को 4000 के आसपास थी, और इस बार जो वैकेंसी है वो अभी हाल ही में बढ़ी हुई है और 8000 के ऊपर पहुंच गई है। तो यानी मोर देन डबल वैकेंसी है इस बार। अगर इस मेरे स्टैट्स में कुछ गलती है तो आप मुझे कमेंट में बता के मुझे सही कर सकते हैं, लेकिन इस बार की वैकेंसी पिछली बार की वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर इस और क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो भी उतना डिफरेंट नहीं रहा है पिछले साल से, या तो पेपर का लेवल बहुत इजी रहा होता तो मैं कहता कि पिछले साल से हाई जा सकती है कट ऑफ। तो इसलिए क्योंकि पेपर का लेवल भी उतना लगभग मतलब सेम है। और अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कितना डिफरेंस है पिछले साल के और इस साल के पेपर के लेवल में। अगर आप मुझे कमेंट करें कहोगे तो उसे बना दूंगा। तो उतना मुझे डिफरेंस नहीं लगा अगर अभी शॉर्ट में बोलूँ तो। तो कट ऑफ की तो वैकेंसी भी ज़्यादा है इस बार, पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा पेपर का लेवल भी ज़्यादा चेंज नहीं है। तो मुझे नहीं लगता 50 के ऊपर कट ऑफ के जाने की कोई भी रीज़न है। कट ऑफ जो है वो 50 के नीचे रहनी चाहिए। और अगर क्योंकि वैकेंसी का नंबर अच्छा खासा है, तो मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगी कट ऑफ की वो रहेगी 40 से लेके 50, 40 से लेके 50। लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है कि कंपटीशन जो है हर साल बढ़ रहा है, तो इस साल भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया होगा और ज़्यादा प्रिपरेशन के संग आए होंगे, और कई सारे बच्चे जिनका लास्ट टाइम वो क्लोजली रह गए होंगे प्री में, वो भी या मेंस में या इंटरव्यू में उन्होंने भी अपीयर किया होगा। तो कंपटीशन हर बार बढ़ ही रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 40 तक तो नहीं जाएगी कट ऑफ, 45 से 50 के बीच में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ रहनी चाहिए इस बार। 45 से 50 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 50, क्योंकि पिछले साल से ऊपर तो किसी हालत में नहीं जाएगी, चाहे कंपटीशन कितना ही बढ़ाओ, क्योंकि वैकेंसी इतनी बढ़ गई है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इस साल के एस्पिरेंट्स को। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी 45 से 50, 45 से 50। अगर आप 50 के ऊपर अगर कुछ भी स्कोर कर रहे हैं, चाहे 51 क्यों ना कर रहे हो, 51 52 कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक तरह से सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हो। तो मेरी रहेगी ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा। यहाँ पे मैंने आपके सामने 15 मिनट में पेश कर दिया, पर मुझे पूरा ये सब लिखने में काफ़ी टाइम लगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। एक बार आपको फिर से बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से मैं मेरा और आपका इंटरेक्शन बढ़ सके। मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। और इसके अलावा अगर एक और चीज़ जो मुझे अभी याद आई कि अगर आपको नॉर्मलाइजेशन पे अगर वीडियो चाहिए तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है ये एग्ज़ाम के बाद, प्री के बाद मेंस के बाद एक सवाल रहता है कि भैया नॉर्मलाइजेशन कितना असर हो सकता है हमारी शिफ्ट में। तो क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम पिछले साल भी अपीयर किया था, इस साल भी किया, मैं बाकी शिफ्ट में क्या चल रहा है उस पर ही नज़र रख रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं, अगर आप कमेंट आएंगे मुझे ऐसे, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने आपके सामने पूरा एनालिसिस रखा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपके सामने बेस्ट एनालिसिस रख सकूं 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, और एक और चीज़ आप खत्म करने से वीडियो खत्म करने से पहले कह दूं कि जनरली लेवल जो है वो सेम ही रह रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह रहा है। तो इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, काफ़ी एफर्ट से मैंने आपके लिए बनाई। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के संग, जो कि आपकी तरह बैंकिंग एस्पिरेंट्स, उनके संग शेयर कर दीजिए, उससे मेरी हेल्प हो जाती है। और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो में आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया आपने, और आपने वीडियो को यहाँ तक दिया। और आपको उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें। शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू, धन्यवाद।